आज से 50 मिलियन साल पहले का भारत वो नहीं था जिसे आज हम नक्शे पर देखते हैं। हमारा देश समंदर के बीचों बीच तैरता हुआ एक विशाल वीरान द्वीप था जो लगभग 90 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर पहला कदम रखने वाला इंसान असल में हमारी प्रजाति का था ही नहीं। हम होमो सेपियंस के आने से लाखों साल पहले कोई और था जो भारत के जंगलों पर राज कर रहा था। वो लोग कौन थे? बिना किसी लैंग्वेज या बिना किसी हथियार के उन्होंने बड़े बड़े हाथियों और डायनासोर के बाद धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जानवरों का शिकार कैसे किया? और सबसे बड़ी मिस्ट्री, वो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गए? क्या उन्हें किसी बीमारी ने मारा या धरती के दूसरे छोर पर फटे एक ज्वालामुखी ने भारत में उनकी कब्र खोद दी? जब हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से जान बचाकर भारत पहुंचे तो हमारा स्वागत किसी जन्नत ने नहीं बल्कि खूंखार जानवरों और मौत के घाट उतारने वाले जंगलों ने किया। जमीन के नीचे दबे कंकालों, गुफाओं के अंधेरे और प्राचीन डीएनए में एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी छिपी है जिसे आज तक आपने किताबों में उस तरह से नहीं पढ़ा होगा। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूँ। भारत के इंसानों की लाखों साल पुरानी उस अनोखी यात्रा के बारे में आज आपको पता चलेगा जो अफ्रीका से भारत तक तय की गई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता रहा। इसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं। इसे आप एक बायोटिक फेरी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी जमीन जिस पर ऐसे जीव जंतु पल रहे थे जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थे। लेकिन इस जमीन के अंदर उबलता हुआ मैग्मा था। यह मैग्मा भारत को इतनी तेज रफ्तार दे रहा था कि इसका रुकना नामुमकिन था। इसी रफ्तार ने उस घटना को जन्म दिया जिसने एशिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। समंदर को पार करते हुए भारत सीधे यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। इस घटना को आम समझने की गलती मत करना। इस एक इवेंट ने दो प्लेटों के बीच पूरे टेथिस सागर को निगल लिया। यह इतिहास का सबसे भयानक टकराव रहा होगा। इस टक्कर से इतना प्रेशर पैदा हुआ कि धरती का सीना फट गया। चट्टानें टूटने की बजाय ऊपर की तरफ मुड़ने लगी। मलबा उठता गया और उठता ही गया जब तक कि उसने बादलों को छू नहीं लिया। इसी ऊंचे उठते मलबे से हुआ हिमालय का जन्म। इस नई दीवार ने न केवल भारत का भूगोल बदला बल्कि एशिया का पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम री इंजीनियर कर दिया। जो मानसूनी हवाएं पहले सीधी निकल जाया करती थी, हिमालय ने उन्हें एक ढाल बनकर रोक लिया। अंजाम ये हुआ कि भारत की धरती पर अब मानसूनी बारिश शुरू हो गई। आज भी भारत में होने वाली मानसून की बारिश उसी टक्कर का रिजल्ट है। फिर हिमालय की बर्फ पिघली। गंगा और यमुना जैसी नदियां इस धरती को सींचने लगी। देखते ही देखते लाखों सालों की ये उथल पुथल शांत हो गई। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी वो अब घने जंगलों, मीठे पानी और हरियाली से भर गई। करोड़ों साल तक मौसम में उतार चढ़ाव झेलने के बाद भारत अब एक स्वर्ग बन चुका था। लेकिन इस स्वर्ग में अभी भी एक चीज़ की कमी थी। अभी भी धरती पर इंसानों का आना बाकी था। सवाल आता है कि आखिर कौन थे वो अनजान मेहमान जो हमसे लाखों साल पहले इस भारत के पहले मालिक बने। भारत अब बदल चुका था। समुद्र की खारी लहरों से टकराने वाले भारत में मीठे पानी की नदियां बह रही थी। यहाँ बेहद घने जंगल उगे हुए थे जिन्हें भेद पाना सूरज के लिए भी आसान नहीं था। ये एक अलग ही दुनिया थी। इस दुनिया में सिर्फ एक कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसका जबड़ा मजबूत उसका राज मजबूत। इस दौर में इंसानों की जगह दानवों का राज था। जी हाँ, अगर आप उस समय के जंगल में चलते तो आपका सामना आज के हाथियों से नहीं बल्कि उनके परदादाओं से होता। एविडेंस बताते हैं कि यहाँ स्टिगोडॉन नाम का एक ऐसा विशालकाय जीव रहता था जिसके दांत करीब 10 फीट तक लंबे होते थे। जब ये चलता था तो ज़मीन कांपती थी। नदियों में आज की तरह बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं बल्कि हेक्साप्रोटोडॉन तैरते थे। ये देखने में दरियाई घोड़े जैसे होते थे लेकिन इनका साइज किसी बड़े ट्रक से कम नहीं था। इस जानवर के जबड़े इतने मजबूत थे कि ये पत्थर को भी चबा सकता था। कुल मिलाकर इस दौर में बुद्धि से ज़्यादा ताकत की चलती थी। कमज़ोरों की जगह यहाँ पर नहीं थी। हर झाड़ी के पीछे एक भयानक मौत छिपी हुई थी। लेकिन इन्हीं खूंखार जानवरों के बीच में भी एक नई हलचल शुरू हुई। लाखों साल पहले अफ्रीका की ज़मीन पर एक नई इंसानी प्रजाति उभरी।
इस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। ये वो इंसान था जिसने पूरी तरह 2 पैरों पर चलना शुरू किया। हालांकि 2 पैरों पर चलने की शुरुआत इनसे लाखों साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस कर चुके थे, लेकिन होमो इरेक्टस पहले ऐसे इंसान थे जिनका शरीर बिल्कुल हमारे जैसा था, जो 2 पैरों पर लंबी दूरी तय करके अफ्रीका से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। जाहिर सी बात है, उस दौर में ये लोग घुमंतू थे। खाने को ढूंढते ढूंढते ये लोग अफ्रीका से बाहर निकले। हालांकि होमो सेपियंस के आने से लाखों साल पहले भारत के जंगलों में भी होमो इरेक्टस और दूसरी आर्केइक मानव प्रजातियां मौजूद थी। लगभग 15 से 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस या उनके पूर्वज प्रजातियों के यात्रियों के एक समूह ने भारत की धरती पर अपने औजारों के निशान छोड़े। ये कोई थ्योरी नहीं है, इस बात के सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें आज भी मिलते हैं। चेन्नई के पास एक जगह है अतिरमपक्कम। यहाँ ज़मीन के नीचे साइंटिस्ट को पत्थरों का एक खजाना मिला। ये नॉर्मल पत्थर नहीं थे, इन्हें बहुत सोच समझकर तराशा गया था। इन पत्थरों के किनारे बहुत धारदार थे। वैज्ञानिकों ने जब इनकी उम्र पता की तो वो सन्न रह गए। ये औजार लगभग 15 लाख साल पुराने थे, यानी मॉडर्न इंसान के पैदा होने से बहुत पहले यहाँ कोई तो था जो पत्थरों को इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखना जानता था। और सबूत सिर्फ पत्थरों तक लिमिटेड नहीं है। 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के हथनोरा में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास को चैलेंज किया। जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया को खुदाई में खोपड़ी का हिस्सा मिला। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। ये खोपड़ी किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसानी पूर्वज की थी। इसे नाम दिया गया नर्मदा ह्यूमन। मॉडर्न साइंस अब इसे सिर्फ होमो इरेक्टस नहीं बल्कि आर्किक होमो सेपियंस या होमो हाइडेलबर्गेसिस के ज़्यादा करीब मानता है, यानी कि ये लोग होमो इरेक्टस से कुछ डिफरेंट थे। सवाल है कि आखिर ये नर्मदा मानव कैसे दिखते थे। देखो, अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि इनका माथा हमसे थोड़ा छोटा था, लेकिन इनका जबड़ा बहुत भारी और मजबूत था। इनकी जो आईब्रोज यानी भौहें होती हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। इनका शरीर किसी एथलीट जैसा गठीला था। इनके पास हमारी तरह कोई एडवांस लैंग्वेज नहीं थी। ये इशारों और कुछ खास आवाज़ों से एक दूसरे से बात करते रहे होंगे। लेकिन इनके पास एक ऐसा हथियार था जिसने इन्हें जंगलों में अजेय बना दिया था। इन लोगों के पास हैंड एक्स हुआ करती थी। हैंड एक्स पत्थर से बनी कुल्हाड़ी थी। अगर आज आप नाशपाती को देखो तो ये बिल्कुल वैसी ही होती थी। ये लोग इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ते थे। इनके लिए यही इनका चाकू था और यही इनका हथौड़ा भी था। बिना किसी बंदूक या लोहे के हथियार के, सिर्फ पत्थरों और अपने शरीर के दम पर ये लोग बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। ये शिकार करने के लिए जानवरों को कीचड़ या दलदल में फंसाते और फिर करीब से पत्थरों से वार करते थे। लेकिन इस शिकार के वक्त वो अक्सर घायल भी होते थे। इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि यहीं से भारत में चिकित्सा की एक नई समझ पैदा हुई। ये अर्ली ह्यूमंस सिर्फ जादू टोने या किस्मत के भरोसे नहीं बैठते थे। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि उनके पास एम्पेरिको रैशनल यानी अनुभव और तर्क पर आधारित एक मेडिकल सिस्टम भी शायद रहा होगा। घाव लगने पर खून रोकने के लिए वो खास तरह की मिट्टी या पत्तियों का लेप लगाते होंगे। हड्डियों के टूटने पर उसे सहारा देना ये लोग जानते थे। ये एक तरह से प्री हिस्टोरिक मेडिसिन की शुरुआत थी। वो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने तजुर्बे और नेचर की समझ से जिंदा थे। लाखों सालों तक भारत के जंगलों में इन्हीं लोगों की हुंकार गूंजती रही। इन्होंने भयंकर बाढ़ को हराया और सूखे को भी। ऐसा लग रहा था कि इनका वंश भारत में अमर रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़ा विनाश उनकी तरफ बढ़ रहा है। अफ्रीका से आए इन लोगों को खबर नहीं थी कि इनके साथ आगे क्या होने वाला था। असली खतरा सामने नहीं था, बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर समंदर के उस पार से आ रहा था। भारत से कई हज़ार किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में एक आइलैंड पर धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था। ये एक ऐसा टाइम बम था जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी। जब ये फटा तो इसने आदि मानवों की पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदल दिया। सुमात्रा आइलैंड पर हुआ ये ब्लास्ट कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि टोबा सुपर वोल्केनो था। ये इतिहास के सबसे भयंकर विस्फोटों में से एक था। धमाका इतना ज़ोरदार था कि माना जाता है कि इसकी आवाज़ 3000 किलोमीटर दूर भारत तक भी सुनाई दी गई होगी। लेकिन असली खतरा वो आवाज़ नहीं थी। असली खतरा वो था जो हवा के साथ उड़कर भारत की तरफ आ रहा था। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान पूरी तरह गायब हो गया। दोपहर के वक्त रात जैसा घुप अंधेरा छा गया और फिर आसमान से गिरने लगी सफ़ेद मौत। ये कोई बर्फ़ नहीं थी, ये जहरीली वॉल्केनिक राख थी।
बरसों तक साइंटिस्ट का यह दावा रहा कि इस धमाके ने आदिमानवों को पूरी तरह से मिटा दिया होगा। इस घटना को विज्ञान में टोबा बॉटलनेक कहा जाता है। इमेजिन करो, जब उन आदिमानवों ने सांस ली होगी तो उनका दम घुटने लगा होगा। नदियाँ जो कल तक लाइफ देती थी अब कीचड़ और राख से भर चुकी थी। पेड़ पौधे तेजी से मरने लगे थे, जंगल वीरान हो गए। भारत जो एक गर्म देश था अचानक बहुत ही भयानक रूप से ठंडा पड़ गया। इसे वॉल्केनिक विंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या यह भारत के पहले इंसानों का असली अंत था? कुछ मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इस टोटल वाइप आउट की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में मिली खुदाई एक नई कहानी कहती है। वहाँ राख की गहरी परतों के नीचे भी इंसानी औजार मिले हैं और राख की परतों के ऊपर भी। यानी कि हमारे पूर्वज इतने कमज़ोर नहीं थे कि एक ज्वालामुखी से पूरी तरह मिट जाएं। उन्होंने इस महाविनाश को भी झेला होगा, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और वो जिंदा रह गए। इस ज्वालामुखी से एक नई शुरुआत होने वाली थी। राख से ढकी भारत की धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी। एक ऐसी प्रजाति जिससे आज हम सब सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, होमो सेपियंस। टोबा का महाविस्फोट सिर्फ एशिया को नहीं झुलसा रहा था, उसकी सर्दी और सूखे की मार अफ्रीका तक पहुंच चुकी थी। जिस धरती ने लाखों सालों से इंसान को पाला था, वही धरती अब उसे भारी बोझ लगने लगी थी। अफ्रीका के जंगल सूख रहे थे और इसी धरती पर हमारी अपनी प्रजाति अब एक एक सांस के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उस समय का इंसान कोई महान योद्धा या विजेता नहीं होता था। वो बस एक पिता था जो सुबह शिकार पर निकलता था और शाम को खाली हाथ लौटता था। अफ्रीका उनका अपना घर अब उन्हें पालने में नाकाम हो रहा था। इन लोगों के पास दो रास्ते थे, या तो वहाँ रुककर फिर धीरे धीरे इतिहास से मिट जाएं, या फिर उस अनजान रास्ते की ओर बढ़ जाएं जहाँ पर आगे क्या होगा क्या नहीं किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। भूख और निराशा ने उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एक पूरा मास मूवमेंट अपना सब कुछ समेट कर चल पड़ा। चलते चलते वो अफ्रीका की ज़मीन के आखिरी छोर पर आ गए। अब उनके सामने रेड सी था, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। माना जाता है कि इस टाइम पर आइस एज की वजह से समंदर का लेवल आज के मुकाबले काफ़ी नीचे था। लेकिन फिर भी उन लोगों के पास ना तो कोई मैप था ना कोई बड़ी नाव। उनके लिए थोड़ा सा भी आगे बढ़ना मतलब मौत के कुएं में चलने जैसा था। यही वजह है कि इस बेहद सैड सी जगह को आज भी बाब अल मंदेब के नाम से जाना जाता है। अरबी में इसका मतलब होता है आंसुओं का द्वार। इस रास्ते पर चलने में कई लोगों की जानें गई होंगी, लेकिन फिर भी कई लोग इन लहरों से लड़कर अरब के तट यानी आज के यमन पर पहुंच गए। अब ये लोग जिंदा तो थे लेकिन पूरी तरह से बेघर थे। उनका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। अरब की ज़मीन बहुत सूखी और पथरीली थी। रेगिस्तान उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। इन खतरों को देखते हुए इन लोगों ने एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। ये ज़मीन के अंदर यानी रेगिस्तान की तरफ नहीं गए, ये समंदर के किनारे किनारे चलते रहे। इतिहास में इसे कोस्टल माइग्रेशन कहा जाता है। समंदर जिसने उनके अपनों को छीना था, अब वही उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। इन्हें खाना मिला समंदर से, मछलियाँ, केकड़े और सीपियाँ मिली। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ओमेगा 3 से भरपूर इस सी फूड ने उनके दिमाग के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये लगातार चलते रहे, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि हज़ारों सालों तक। कई पीढ़ियाँ इसी समंदर के तट पर पैदा हुई और यहीं खाक हो गई। बस एक ही उम्मीद थी कि कहीं तो ऐसी ज़मीन मिलेगी जो दोबारा घर जैसी लगे। फिर आज से करीब 65,000 साल पहले चलते चलते उन्हें हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। ये लोग शायद भारत की दहलीज पर खड़े थे। टोबा की राख जिसने हज़ारों साल पहले यहाँ लाइफ को लगभग ख़त्म कर दिया, वही राख दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी। कुदरत ने अपने सारे घाव भर लिए थे। सूखे पेड़ों की जगह घने और हरे भरे जंगलों ने ले ली थी। जब उन थके हुए बंजारे यात्रियों ने सिंधु और सरस्वती की उस हरी भरी धरती पर अपना पहला कदम रखा होगा तो उन्हें लगा होगा कि शायद उन्हें स्वर्ग मिल गया है। लेकिन उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि यह स्वर्ग भी उनकी एक कड़ी परीक्षा लेने वाला था। अफ्रीका के खुले मैदानों में वो दूर तक देख सकते थे और खतरे को भांप सकते थे। लेकिन भारत के जंगल अफ्रीका से बहुत अलग थे। ये बहुत घने और मिस्टीरियस थे। यहाँ हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। रात होते ही ये जंगल एक खतरनाक भूल भुलैया बन जाते थे। खुले आसमान के नीचे सोने का मतलब था सीधे बाघों और तेंदुओं जैसे दानवों को दावत देना। अफ्रीका से हज़ारों मील पैदल चलकर आए उन यात्रियों के लिए एक सेफ छत खोजना जिंदगी और मौत का सवाल था। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मजबूत दीवारें हों लेकिन दरवाज़ा ना हो। और मध्य भारत के जंगलों में कुदरत ने उन्हें अपना सबसे नायाब तोहफा दिया, भीमबेटका की गुफाएं। ये कोई साधारण गुफाएं नहीं थी, ये पत्थर के प्राकृतिक महल थे।
इन विशाल चट्टानों ने उन्हें मूसलाधार बारिश से बचाया, कड़ाके की ठंड से बचाया, खूंखार जानवरों से महफूज रखा। भारत के इतिहास में शायद पहली बार इंसान को घर शब्द का असली मतलब समझ आया था। ये गुफा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, ये इंसानियत का पहला किला थी। दिन की शुरुआत पानी की तलाश से होती थी। उस दौर में नदी तक जाना भी एक मिलिट्री के मिशन जैसा होता था। रास्ता साफ होने पर ही महिलाएं और बच्चे पानी के लिए नीचे उतरते थे। रात के अंधेरे में उनका सबसे बड़ा रक्षक कोई और इंसान नहीं बल्कि आग थी। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ी सिक्योरिटी गार्ड थी। जब तक गुफा के द्वार पर आग जलती, जंगल का कोई भी जानवर अंदर नहीं आता, और यही आग उनका पहला सोशल मीडिया भी रहा होगा। शाम को शिकार के बाद पूरा कबीला इसी आग के चारों तरफ बैठता था। यहीं से इंसान ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा, यानी कि यहीं से सामाजिकता की शुरुआत हुई। लेकिन भारत बहुत विशाल था और खतरे भी बदल रहे थे। भारी पत्थरों के हथियार अब काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें तेज़ दौड़ने वाले छोटे जानवरों का शिकार करना था। इसीलिए उन्होंने तकनीकी क्रांति की। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ। ये इंच भर के छोटे और ब्लेड जैसे धारदार पत्थर थे। इन्होंने इन नन्हे पत्थरों को लकड़ियों की हड्डियों की नोक पर चिपकाया। अब उनके हाथ में सबसे प्राचीन भाले थे, तीर थी और कमान थे। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में आज भी ये छोटे छोटे हथियार ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। गुफाओं के अंधेरे में उन्होंने भीमबेटका की दीवारों पर लाल रंग से चित्रकारी की। ये सब सजावट नहीं थी, ये उनके इमोशंस थे। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो अब मीनिंग भी तलाश रहा था अपनी लाइफ में। फिर टाइम का पहिया तेजी से घूमा। आज से लगभग 9000 साल पहले एक ऐसी क्रांति आने वाली थी जो गुफाओं को मिटाकर गगनचुंबी इमारतें खड़ी करने वाली थी। लाखों सालों से भोजन के पीछे भागते हुए हमारे पूर्वजों ने अचानक भागना बंद कर दिया। इंसान को समझ में आया कि पेट भरने के लिए जंगल में भटकना ज़रूरी नहीं है। भोजन को अपनी ज़मीन पर उगाया जा सकता है। एक नन्हे से बीज ने शिकारी इंसान को किसान बना दिया। मेहरगढ़ से शुरू हुआ ये सफ़र भारत के पश्चिमी हिस्से में एक महानगरीय विस्फोट में बदल गया। आज से 5000 साल पहले जब मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं पूरी दुनिया में विकसित हो रही थी, तब उसी समय भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता जन्म ले रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अक्सर हम सोचते हैं कि प्राचीन लोग पिछड़े हुए थे, लेकिन हड़प्पा के लोग अर्बन प्लानिंग के उस्ताद थे। उनकी ईंटों का रेशियो 4:2:1 पूरी दुनिया में एक मिसाल था। चाहे शहर हज़ारों मील दूर ही क्यों ना हो, ईंटों का ये स्टैंडर्ड साइज़ दिखाता है कि उनकी शासन व्यवस्था कितनी मजबूत और लॉजिकल रही होगी। लेकिन हड़प्पा की सबसे बड़ी खूबी उनके विशाल महल या मंदिर नहीं थे। उनकी असली इंजीनियरिंग उनके सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम में छिपी हुई थी। आज के मॉडर्न शहरों में भी, खास तौर पे इंडिया में भी, भारी बारिश के बाद पानी भर जाता है। आपने अपने आसपास इसको देखा भी होगा। लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं होता था। हर घर का गंदा पानी एक मेल नाली में जाता था जो पक्की ईंटों से पूरी तरह से ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ प्राचीन वाटर प्रूफिंग का एक चमत्कार था। क्या आप जानते हैं कि इन लोगों के घरों के दरवाजे कभी मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, वो हमेशा पीछे की गलियों में खुलते थे। ये प्राइवेसी बनाए रखने और सड़क की धूल मिट्टी से बचने का शानदार तरीका था। ये अर्बन प्लानिंग की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसे समझने के लिए आज के प्लानर्स भी रिसर्च करते हैं। जैसे जैसे हम सिंधु सभ्यता से गंगा के उपजाऊ मैदान की तरफ मुड़ते हैं, इतिहास एक और नया और रोमांचक मोड़ लेता है। साल 2005 और 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनौली में ASI की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिलता है जिसने पुराने लिखे गए इतिहास को हिला दिया। ज़मीन से निकले तांबे से मढ़े हुए 2 पहियों वाले रथ और एंटीना तलवारें। दशकों से इतिहासकार कहते आ रहे थे कि भारत में रथ और घोड़े भारत से आए, लेकिन सिनौली की इस खोज ने इतिहासकारों को एक बहस में डाल दिया। कार्बन डेटिंग इन रथों को करीब 4000 साल पुराना बताती है। कुछ विद्वान इसे सीधे तौर पर आर्यन माइग्रेशन से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक मानते हैं। कुछ लोग इन रथों को महाभारत काल के योद्धाओं से जोड़कर देखते हैं। ऐतिहासिक मामलों में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। हालांकि वैज्ञानिक इतिहास किसी एक खास धार्मिक कहानी पर तुरंत मुहर नहीं लगाता, लेकिन सिनौली के एविडेंस से ये ज़रूर साबित होता है कि उस वक्त गंगा के मैदानों में एक बेहद ताकतवर और उन्नत योद्धा समाज शायद पनप रहा था। सिनौली की इन खोजों ने भारतीय पुरातत्व को एक चौराहे पर लाकर खड़ा किया। यह इस बात का सबूत है कि गंगा यमुना दोआब में एक उन्नत समाज मौजूद था
लेकिन ये रथ वैदिक युग के थे या किसी दूसरे अज्ञात ताम्र पाषाण कालीन यानी चैल्कोलिथिक सभ्यता के थे, इस पर आज भी ग्लोबल इतिहासकारों में एक अच्छी खासी एकेडमिक बहस जारी है। इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जिस पर हमारा आज टिका हुआ है। वो सिनौली के रथ आखिर किसके थे? क्या भारत की सभ्यता वास्तव में दुनिया की सबसे प्राचीन धाराओं में से एक है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बहस का हिस्सा हैं और ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। जैसे जैसे नई खुदाइयाँ हो रही हैं, हर रोज़ एक नया सच सामने आ रहा है। ये सफ़र अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, ये अभी भी एक शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लाखों साल पहले भारत में इंसानों के आने की। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले से इंसान नहीं रह रहे थे। मैंने इस कहानी में अफ्रीकन माइग्रेशन को आपके सामने रखा है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।